कैसे हो सारे? होप आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए शाम का समय है, पक्षियों का जो शोर है हो सकता है आपको सुनाई दे। आज अपन बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी की। 12th फिजिक्स का ये टॉपिक है जो लगभग 7 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज वेल एज ये नीट और एनडीए के अंदर भी काफी वेटेज रखता है, तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्थिर वैद्युतिकी में अपन मुख्य रूप से आवेशों की बात करते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत धारा आपने पढ़ा होगा, विद्युत धारा के बारे में आप काफी कुछ जानते होंगे और विद्युत धारा से अपन सारे फैमिलियर हैं। वो भी कि अपने घर के जो लगभग अप्लायंस है, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बल्ब, यहाँ तक कि आप जो मोबाइल जिसके अंदर वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल भी आपका विद्युत धारा के बिना चलना संभव नहीं है। तो विद्युत धारा का प्रवाह भी आपने पढ़ा होगा कि आवेशों के प्रवाह से विद्युत धारा कहते हैं। और आवेशों के बारे में आपने अगर फिजिक्स में नहीं पढ़ा तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा कि भाई आवेश कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है जो धनावेशित होता है, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आवेश के बारे में नाभिक, परमाणु, इनके पहले पता था लोगों को। आज से लगभग 2000 साल पहले थेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने आवेश के बारे में कुछ बताया और कुछ जानकारी, इंफॉर्मेशन दी। और ये मान लीजिए कि वो मानव इतिहास के अंदर एक मील का पत्थर साबित हुआ। वहां से शुरुआत हुई आवेश के बारे में जानने की। तो देखिए थेल्स लगभग 1600 बीसी में हुए थे और उन्होंने एक छोटा सा सडनली, मान लीजिए कुछ आविष्कार बहुत ही सडनली हुए हैं और कुछ खोज भी सडनली हुई है। वैसे थेल्स ने बताया कि एक अंबर की छाल होती है, पेड़ होता है इटली के अंदर, उस अंबर की छाल और ऊन के मध्य अगर मैं घर्षण कराता हूं तो देखो घर्षण से इस अंबर के अंदर क्या गुण है कि ये अंबर जो है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया। ये अंबर के अंदर गुण आ गया। तो थेल्स की ये जो जानकारी थी, ये छोटी सी जानकारी है, वो आज अपन देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ है उसको पूरी तरह से उस पर डिपेंड है, आवेश पे, विद्युत धारा। तो थेल्स ने कुछ ऐसा बताया। अब थेल्स की जानकारी की बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस जानकारी के लगभग 2000 साल तक लोगों ने इस जानकारी के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की, वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। फिर लगभग 2000 साल बाद में 1600 एडी में एक साइंटिस्ट आए थे, गिलबर्ट। गिलबर्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये बाई प्रोफेशन ये डॉक्टर थे और एलिजाबेथ के डॉक्टर थे। इन्होंने आवेश के बारे में कुछ और स्टडी की और ये वो साइंटिस्ट थे पहली बार जिन्होंने आपको एक एविडेंस दिया, आपको एक प्रूफ दिया कि भाई हाँ ये थेल्स जो कह रहे थे वो एकदम सही बात है। थेल्स ने जो कहा कि भाई अंबर है और ऊन के मध्य घर्षण कराता है तो अंबर के अंदर ये इस तरह के गुण आ जाते हैं, तो गिलबर्ट ने भी ऐसे कहा और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी और उस बुक का नाम था डी मैग्नेटो नाम का। ये बुक उन्होंने पब्लिश की थी और इसमें बाकायदा एविडेंस भी दी थी उन्होंने कि सिर्फ अंबर और ऊन ही नहीं, आप और भी ऐसे पेयर बना सकते हो जिनके, पेयर का मतलब युग्म बना सकते हो जिनके अंदर अगर आप घर्षण कराए तो उनके अंदर भी ये गुण आ जाता है कि वो कागज के जैसे छोटे हल्के टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। तो ये गिलबर्ट ने इन आवेशों को, अंबर जो कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था, उसको नाम दिया, इस गुण को नाम दिया उन्होंने रेजिनस। और ऊन जो जिसके अंदर ये गुण आए थे उसको उन्होंने नाम दिया विट्रियस। तो दो तरह के उन्होंने एक तरह से आवेश के बारे में बता दिया कि जो अंबर पे आया था आवेश, उस आवेश को उन्होंने नाम दिया रेजिनस और जो ऊन के ऊपर आवेश आया था उसको नाम दिया उन्होंने विट्रियस। इसके कुछ सालों बाद के अंदर एक और साइंटिस्ट हुए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, और वो पहले साइंटिस्ट थे जिनके ऑनर में अपन यूनिट भी लिखते हैं आवेश की, सीजीएस मात्रा भी लिखते हैं, फ्रैंकलिन 3 × 10⁹ तो फ्रैंकलिन ने हमारे को आवेश के बारे में एक और मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन दी और बाकायदा हमारे को ये बताया, देखिए आप इन युग्म के मध्य घर्षण करते हो तो इसके ऊपर धनावेश आएगा, इसके ऊपर ऋणावेश आएगा। फ्रैंकलिन ने क्या कहा? फ्रैंकलिन ने ठीक वही बात की जो गिलबर्ट वाली थी, जो थेल्स की बात थी कि भाई अपन दो चीजों के मध्य घर्षण कराते हैं तो एक है वो उन दोनों के अंदर ही गुण आ जाते हैं चीजों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के। लेकिन यहां गिलबर्ट ने और थेल्स ने जो बात बताई थी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया फ्रैंकलिन ने जो गिलबर्ट ने जिसे रेजिनस नाम दिया था, वहां इन्होंने इसको नाम दिया नेगेटिव चार्ज। और
जिसको विट्रियस नाम दिया था, उन्होंने उसको नाम दिया था पॉजिटिव चार्ज। यानी जो अंबर था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार उस अंबर को उन्होंने क्या कहा कि ये नेगेटिव चार्ज है, और यहां ऊन को उन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से उन्होंने आवेशों का नामकरण कर दिया कि दो चीजों के मध्य अगर घर्षण कराओगे आप तो एक पे ऋणावेश आ जाएगा और दूसरी पे धनावेश आएगा। गिलबर्ट के अनुसार वो धनावेश कहलाएगा आपका विट्रियस और ऋणावेश कहलाएगा रेजिनस, जबकि फ्रैंकलिन के अनुसार एक को नाम दिया गया नेगेटिव चार्ज ऋणावेश और एक को नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया जो आज तक चल रहा है। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर इसको पॉजिटिव क्यों कहा जाता है, इसको नेगेटिव क्यों कहा जाता है, तो ये नामकरण यहां से स्टार्ट हुए हैं। अब फ्रैंकलिन ने यह भी बताया कि बहुत सारे ऐसे युग्म आप कर सकते हो, बना सकते हो जिनसे अपन स्थिर आवेशों को प्राप्त कर सकते हैं। वो युग्म क्या होते हैं, उससे सबसे पहले अपन देखते हैं इसी युग्म को कि अगर मैं एक कांच की छड़ ले लेता हूं, कांच की छड़ मैंने ली और कांच की छड़ को रेशम के साथ वही काम किया जो थेल्स और गिलबर्ट ने किया था कि मैं कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े के साथ उसका घर्षण कराता हूं। तो रेशम के टुकड़े के साथ घर्षण कराने पर देखो एक ये कांच क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन है उनका परित्याग करेगा, आवेश इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन चले गए और एक जो रेशम है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब बात यह अभी आती है कि भाई रेशम से इलेक्ट्रॉन, इस रेशम से इलेक्ट्रॉन है वो कांच के ऊपर क्यों नहीं गए, कारण है इसका रीजन ये है कि देखिए हम जब नाभिकीय भौतिकी में पढ़ते हैं, नाभिकीय भौतिकी में पढ़ते हैं तो हर एक पदार्थ का एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रॉन का परित्याग कब किया जाएगा, देखिए ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन इनके मध्य प्रबल बल लगता है जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। इस बल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को छोड़ के या इस परमाणु को छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसे ही इसके हैं। तो फिर इन इलेक्ट्रॉन को निकाला कैसे जाए, इसके लिए निकालने के लिए आपको किसी भी वस्तु को, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे क्रिकेट की बॉल हो, कुछ भी हो, उसको निकालने के लिए, गति देने के लिए आपको बल की आवश्यकता होगी या ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करते हैं कि इन जब घर्षण होता है इन दोनों के मध्य, जब घर्षण की प्रक्रिया होती है तो घर्षण की प्रक्रिया में क्या होता है कि यहाँ ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा को ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। तो ये बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके करते क्या है, तो बाह्यतम कोश के देखिए ऊर्जा को दोनों ही ग्रहण करते हैं, कांच के इलेक्ट्रॉन भी और रेशम के इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का परित्याग कौन सा करेगा, इलेक्ट्रॉन का परित्याग वो करेगा जिसके इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा, जिसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो इलेक्ट्रॉन का परित्याग नहीं करेगा। तो हमारे पास एक नई थ्योरी आ जाती है यहाँ पर कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है उसे अपन धातु का कहते हैं कार्यफलन, उस पदार्थ का कार्यफलन कहेंगे। एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूंगा कि कार्यफलन किसे कहते हैं कि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो आवश्यक होती है उस ऊर्जा को ही अपन धातु का क्या कहते हैं, पदार्थ का कहते हैं, या पदार्थ का कहते हैं अपन कार्यफलन। तो यहाँ इस केस में अपन देख सकते हैं कि अगर मैं कांच का कार्यफलन लेता हूं फाई जी मतलब ग्लास, और अगर फाई एस लेता हूं मैं सिल्क का, तो अगर इन दोनों की तुलना की जाए जो यहाँ अपने को एक्सपीरियंस हो रहा है कि यहाँ भी ये दिया हुआ है कि कार्यफलन है वो कांच का कम है सिल्क से, यानी सिल्क के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ऊर्जा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, और कांच के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा हमें क्या चाहिए, कम चाहिए। तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किसमें से, कांच में से निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, क्योंकि ऊर्जा कम चाहिए, अर्थात कांच का जो कार्यफलन है वो कम है, और ज्यादा किसका है कार्यफलन, रेशम का है, तो ऑब्वियसली ऊर्जा जाए, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा कांच से रेशम पे।
तो एक आपके पास थ्योरी आ जाती है कि भाई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन का परित्याग कौन करेगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण वो करेगा जिसका कार्यफलन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को का परित्याग कौन करेगा जिसका कार्यफलन कम होगा। यानी आप कह सकते हो इसको कि जो ऋणावेशित वस्तु कौन सी बनेगी जिसका कार्यफलन क्या होगा, अधिक होगा। धनावेशित कौन सी बनेगी जिसका कार्यफलन कम होगा। लेकिन ध्यान रखना ये तुलनात्मक अध्ययन है कि आप जब दो पदार्थों को लेते हो तो उनकी तुलना करनी है, आप किसी तीसरे के साथ उसकी तुलना मत करना। मैं यहां लिया मैंने ये दोनों टुकड़े कांच और रेशम का है, तो अगर इन दोनों की तुलना करके देखें तब कांच का रेशम के साथ है। मान लीजिए कि रेशम है वो किसी एक ऐसे पदार्थ से उसका घर्षण करा दिया जाए, ठीक है, मान लीजिए वो एक x पदार्थ है और आपको शर्त ये दे दे कि कार्यफलन जो है x का वो ज्यादा है किससे, रेशम से है। आप बताइए भाई क्या रेशम कैसी होगी, धनावेशित ऋणावेशित। तो आपको तो दिमाग में एक ही बात रखनी है, जिसका कार्यफलन ज्यादा वो ऋणावेशित, जिसका कार्यफलन कम वो धनावेशित। तो यहाँ रेशम है उसका कार्यफलन देखिए इस x से कम है। अब की बार रेशम है वो ऋणावेशित नहीं होगी, अब की बार रेशम क्या होगी, धनावेशित होगी, क्योंकि इस x पदार्थ का कार्यफलन है वो रेशम से ज्यादा है। वापस से वही बात पुनरावृत्ति करना चाहूंगा कि जिसका कार्यफलन ज्यादा वो क्या होगी, ऋणावेशित, जिसका कार्यफलन कम वो धनावेशित, जैसा अपन ने इस कांच और रेशम के युग्म में देखा था। तो इस कार्यफलन के आधार पर फ्रैंकलिन ने हमें एक सजेस्ट की टेबल, जैसे अपन कहते हैं स्थिर वैद्युत की, और जो कि तुलनात्मक अध्ययन थी कार्यफलन का। तो इस टेबल को नाम दिया उन्होंने, टेबल को नाम दिया स्थिर वैद्युत की श्रेणी। इस टेबल का नाम दिया स्थिर वैद्युत की श्रेणी, जो विभिन्न पदार्थों के कार्यफलनों का तुलनात्मक अध्ययन है। ध्यान रखना यहां अपन जो बात कर रहे हैं वो स्थिर आवेश की बात कर रहे हैं, और स्थिर आवेश केवल कुचालक पदार्थों पर ही संभव है। यहाँ जितने भी युग्म लिए हैं और लिए जाएंगे वो सारे के सारे कौन से हैं, कुचालक है। आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि भाई स्थिर आवेश एक दो तांबे, एक तांबे की छड़ और एक लोहे की छड़ है, उनके आपस में रगड़ा, बताइए उनके ऊपर स्थिर आवेश आएगा क्या, जी नहीं आएगा। स्थिर आवेश के लिए मुख्य रूप से शर्त यह है कि हमें पदार्थ है वो कुचालक लेना है, कुचालक लेना है। कुचालक या अचालक पदार्थ लोगे आप तब ही उसके ऊपर स्थिर आवेश संभव है। तो यहाँ स्थिर वैद्युत की जो श्रेणी है वो श्रेणी है, उनमें हमने सारे के सारे पदार्थ कैसे लिए हैं, कुचालक पदार्थ लिए। अब इस स्थिर वैद्युत की श्रेणी में मुख्य रूप से सारे नहीं है, कुछ श्रेणियां दी हुई है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये स्थिर वैद्युत की श्रेणी क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट के नाम लिखे, कुछ पदार्थों के नाम लिखे हैं, जैसे कांच और रेशम। ध्यान रखना कि यहाँ ये सिर्फ युग्म है, यहाँ इनके मध्य नहीं है। कांच और रेशम के मध्य अगर आप घर्षण कराते हो तो हमें क्या मिलेगा कि कांच की जो छड़ है वो धनावेशित हो जाएगी, रेशम का जो टुकड़ा है वो ऋणावेशित हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप ऊन का यूज करते हो तो ऊन और एबोनाइट यहाँ पर रबड़ का यूज किया जाएगा। ऊन का घर्षण अगर आप एबोनाइट या रबड़ या अंबर इनमें से किसी का ऊन के साथ अगर घर्षण कराते हो तो ऊन का जो टुकड़ा है वो धनावेशित हो जाएगा और ये ऋणावेशित हो जाएगा। कहने का मतलब है इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। नाइलॉन और अगर इनमें आप घर्षण कराते हो तो नाइलॉन का जो टुकड़ा है वो धनावेशित हो जाएगा, कपड़ा जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे सूखे बाल हैं, कंघी इनमें आप करते हो तो सूखे बाल हैं वो धनावेशित हो जाते हैं और कंघी आवेशित हो जाती है। या इसको कोट करना चाहूंगा, अपन सर्दी के मौसम में जब बालों में कंघी करते हैं तो एक विशेष सा प्रकार के एक हल्का सा साउंड भी अपने को सुनाई देता है। वो साउंड इसी वजह, उस साउंड का उस ध्वनि का क्या कारण है वो अपन आगे डिस्कशन करेंगे। अब
इस बात को ध्यान रखना कि वो ध्वनि क्यों आती है। अभी अपन कह रहे हैं कि सूखे बाल और कंघा जब अपन करते हैं सूखे बालों में तो एक आवाज आती है, और वो आवाज का कारण यही है कि कंघा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन के साथ होता क्या है, उन इलेक्ट्रॉन आने से ऐसा क्या होता है कि ध्वनि उत्पन्न होती है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो ये कुछ तत्व मैंने लिए, कुछ पदार्थ लिए, स्थिर वैद्युत की श्रेणी कहा जाता है। ध्यान रखना है यहाँ जो अध्ययन किया गया है वो उनके कार्यफलन का किया गया है, और यहाँ इन दोनों के मध्य जो किया गया है वो घर्षण किया गया है। तो ये स्थिर वैद्युत की श्रेणी होती है। तो इन सारी बातों से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि भाई आप धनावेशित वस्तु किसे कहोगे, धनावेशित किसे कहोगे कि ऐसी वस्तु जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे अपन कहेंगे धनावेशित, जैसा कि अपन ने कांच में देखा था। और ऋणावेशित किसे कहोगे, ऋणावेशित का मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो आधिक्य में है, इलेक्ट्रॉन है उनका आधिक्य है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में है। तो धनावेशित का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऋणावेशित का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुलता है, बाहुल्य है, ज्यादा हो चुके हैं। जैसा कि यहाँ अपन ने कांच और रेशम में देखा, तो कांच क्या हो गई, धनावेशित हो गई। क्यों होगी, क्योंकि भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जो रेशम का टुकड़ा था ये आपका क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हो गया। इसको कोट करना चाहूंगा, दो और नए नाम जाते हैं। अगर किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको अपन कह सकते हैं उस वस्तु का निरावेशन, उस वस्तु का अपन क्या कह सकते हैं, इसको निरावेशन कह सकते हैं। और अगर किसी को आपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो उसे अपन वस्तु का क्या कह सकते हैं, आवेशन कह सकते हैं, या उसे एक नाम से और जाना जाता है विद्युतीकरण, विद्युतीकरण। तो आपसे कोई पूछे कि किसी वस्तु के आवेशन से क्या अभिप्राय है, तो आप कहोगे साहब उस वस्तु को अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन देना, उस वस्तु का क्या कहलाएगा, विद्युतीकरण। किसी वस्तु के निरावेशन से डिस्चार्ज करने का क्या मतलब है, डिस्चार्ज करने का या निरावेशन करने का मतलब है कि उसको एक्सेस में आपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो ये कुछ बातें थी आवेशन से संबंधित। अपन किसी वस्तु को जो आवेशित करते हैं तो क्या क्या उसके साथ चीजें होती है, किसी वस्तु का आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु का निरावेशन क्या होता है, क्या आवेशन सभी जगह संभव है, क्या आवेशन कुचालपुर सब में संभव है, क्या हमेशा कांच है वो आपका आवेश धनावेशित ही रहेगा, क्या रेशम हमेशा ऋणावेशित ही रहेगी, या रेशम हमेशा ऋणावेशित ही क्यों होती है जब रेशम और कांच के मध्य घर्षण कराया जाता है। तो इस तरह के जो भी आपके सवाल उठते हैं दिमाग में, उन सब का सॉल्यूशन मैंने बताने की कोशिश की है। आगे अपन देखेंगे कि हमने यहाँ भी घर्षण की बात की है। हम ऊर्जा किसी भी प्रकार से वस्तु को दे सकते हैं, तो ऊर्जा देने के प्रकार के आधार पर हम बता सकते हैं कि हमने वस्तु को आवेशित किया है। तो हम आवेशन के प्रकार भी पढ़ेंगे, हम ये भी इस आवेश के बारे में भी जानकारी रखेंगे। तो आवेश के बारे में क्या जानकारी मिली हमें, अभी तक ये जानकारी मिली कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऋणावेशित, धनावेशित और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो एक बात यहां पर बताना चाहूंगा कि स्थिर वैद्युतिकी में धनावेश का मतलब कभी भी प्रोटॉन नहीं होता। इसका मतलब ये कभी नहीं होगा यहाँ कि इस कांच की छड़ के ऊपर प्रोटॉन आ गए हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो हमेशा कहां मिलते हैं, नाभिक में मिलते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। मान लीजिए किसी रो में 10 लोग बैठे हुए हैं। अब ये 10 लोग में से ये मान लो यहाँ 5 बच्चे बैठे हैं इस रो में, और एक बच्चा उठ के यहाँ से चला गया, तो यहाँ एक बच्चे की डेफिशिएंसी हो गई, एक की कमी हो गई। ये कमी इसके बराबर ही है और इसके बराबर है, तो इसको जस्ट इसके अपोजिट नेचर का मान लिया जाता है धनावेश। यानी धनावेश क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी में कि इलेक्ट्रॉन पे जो पॉजिटिव साइन होता है उसे अपन धनावेश मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव साइन होता है उसको अपन क्या मानते हैं, ऋणावेश मानते हैं। अब अपन आवेश के जैसा अपन ने देखा कि कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाती है अगर उसका अपन रेशम से घर्षण कराएं,
और एबोनाइट की छड़ है स्थिर वैद्युतिकी में अपन ने देखा कि ये ऋणावेशित होती है। अब इन छड़ों को के साथ हम एक सरल प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या करते हैं कि पहले सर्वप्रथम हम कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक, दो कांच की छड़ मैंने ली, ठीक है, ये मैंने कांच की एक छड़ ले ली है और एक और कांच की छड़ ली। तो इसी प्रकार दो एबोनाइट की छड़ ली, ये मेरे पास दो एबोनाइट की छड़ है। और तीसरा जो मैं प्रयोग करता हूं वो ये करता हूं कि मैं एक तो कांच की छड़ ले लेता हूं और एक एबोनाइट की छड़ ले लेता हूं। तो देखो पहले प्रयोग में देखिए कि हमने जब इनको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तो ये पाया कि कांच की दोनों छड़ एक दूसरे से दूर भाग रही थी, यानी उनमें क्या आ रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था। और ऐसा ही यहां पाया गया कि एबोनाइट की जो छड़ है उन दोनों में भी एक दूसरे से वो दूर भाग रही थी, प्रतिकर्षण है, ठीक है। और यहां देखा कि यहां कांच और अगर एबोनाइट का मैं युग्म लेता हूं तो मेरे पास ये मिस्टीरियस रिजल्ट आता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ खींची चली आ रही थी, इनमें हो गया है आकर्षण। तो देखो कांच, जैसा कि अपन ने श्रेणी में देखा है कि कांच धनावेशित है तो दोनों और एबोनाइट दोनों ऋणावेशित होता है, ठीक है। और कांच और एबोनाइट में अगर ऋणावेश है तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई जो सजातीय होंगे, जो सजातीय आवेश होंगे उनमें सदैव प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। और जो विजातीय होंगे, सजातीय मतलब एक जैसे, जैसे प्लस प्लस का अगर युग्म लेते हो आप, माइनस माइनस का युग्म लेते हो, इस स्थिति में उनमें प्रतिकर्षण होगा। जैसा यहाँ आपने देखा कि मैंने दो प्लस धनावेशित कांच की छड़ों को लिया तो उनमें प्रतिकर्षण हो रहा है, दो ऋणावेशित छड़ों को लिया तो उनमें भी प्रतिकर्षण हो रहा है, यानी दोनों सजातीय के केस थे तो इस स्थिति में सदैव क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर मैं विजातीय का युग्म ले लेता हूं, जैसे कि कांच की छड़ को धनावेशित लिया और इसको ऋणावेशित लिया, तो इस स्थिति के अंदर हम पाते हैं कि इनमें आकर्षण होता है। तो इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समान आवेशों में तो प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि क्या दो समान रूप से आवेशित वस्तुओं में भी आकर्षण संभव है? जी, समान प्रकृति की पूछा जा सकता है कि आपको कहे कि एक वस्तु A है वो भी धनावेशित है, मात्रा नहीं दी हुई है, और दूसरी वस्तु B है वो भी धनावेशित है लेकिन मात्रा नहीं दी हुई है। ये कहता है कि जो A पर आवेश है वो B की आवेश की तुलना में कम है। तो ध्यान रखना, दो समान प्रकृति के आवेशों से आवेशित वस्तुओं में आकर्षण हो सकता है। कब तक होगा? जब तक कि उनके ये जो आवेश एक दूसरे में, इनमें देखो आवेशों का फर्क है, ये आवेश एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। वापस से क्वेश्चन कोट करना चाहूंगा, मैं समान आवेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या समान प्रकृति के, समान रूप प्रकृति के आवेश से आवेशित दो वस्तुओं में आकर्षण संभव है। यहां समान प्रकृति का आवेश है, ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है, क्या इनमें आकर्षण संभव है? बिल्कुल संभव है कि इनमें जब तक आवेशों की मात्रा बराबर नहीं होगी तब तक इनमें आकर्षण संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि देखिए इसके B के पास धनावेश ज्यादा है, इसका मतलब इसके पास इसकी तुलना में, जैसा आपने पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की A की तुलना में B के पास कमी ज्यादा है, तो ये किसी हाल में अपनी कमी पूरा करना चाहेगा। तो प्रतिकर्षण दो समान प्रकृति के आवेशों से आवेशित वस्तुओं में आकर्षण भी हो सकता है अगर उनमें आवेशों की मात्रा बराबर नहीं, ठीक है। तो ये आवेश के बारे में कुछ प्राथमिक रूप से जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। अब वास्तव में अगर अपन देखें तो अब आवेश के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अब शुरू होती हैं। आवेश की सबसे पहली बात आती है उसकी पहचान।
और फिजिक्स के अंदर जो पहचान होती है वो पहचान होती है उसके मात्रक से और उसकी विमा से। तो अपन अब पढ़ेंगे आवेश का मात्रक और उसकी विमा, देखेंगे कि क्या आवेश के मात्रक की बात करते हैं। तो अपन आवेश के मात्रक को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे की क्लास में लेके जाना चाहता हूँ। देखो अपन ने विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ा था तो 10th क्लास में, उसमें अपने पास ये आया था कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो देखो विद्युत धारा को अपन मूलभूत भौतिक राशि मानते हैं, जैसा कि अपन 11th में पढ़ा होगा। तो यहां से Q बराबर क्या आ जाता है, IT आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपकी 10th और 11th से लेके आता हूँ। 10th से फॉर्मूला यह है मेरे पास, I बराबर Q/T, और I है उसके बारे में अपने को पता है कि ये एक मूलभूत भौतिक राशि होती है। तो यहां से इसका मात्रक क्या आ जाएगा, यहां से मात्रक आएगा इसका एम्पियर इंटू सेकेंड। इसके डिस्कशन करेंगे। तो इसकी दो यूनिट आती है। सबसे पहले यूनिट आती है SI यूनिट। SI यूनिट होती है इसकी कूलम्ब। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है C से। तो आपसे पूछे कि आवेश की SI मात्रक बताइए, तो आवेश का SI मात्रक है कूलम्ब। एक कूलम्ब कितने के बराबर होता है, तो देखिए Q को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, C से, और I क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर इनटू समय के लिए अपन लिखते हैं सेकंड। तो मेरे पास इसका SI मात्रक क्या आ जाएगा, एक कूलम्ब इज इक्वल टू क्या होता है, एक एम्पियर इनटू सेकंड। और ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। आप इसको चाहो तो ये SI मात्रक आ गया। अब आता है इसका CGS मात्रक। तो CGS मात्रक होता है इसका स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब होता है, इसको जनरली ESU से भी डिनोट करते हैं। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोला जाता है इसको, स्टेट कूलम्ब CGS के अंदर। ठीक है, और स्टेट कूलम्ब और एक कूलम्ब में क्या रिलेशन होता है ये भी बताएंगे। एक होता है इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, चुंबकीय मात्रक जिसे अपन बोलते हैं नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं जॉर्ज जी। और इसे बोलते हैं AB कूलम्ब। ठीक है, ये होता है AB कूलम्ब। AB यहां पर बताना चाहूंगा, AB का मतलब हो गया एब्सोल्यूट कूलम्ब। तो ये आवेश के तीन तरह के मात्रक आ जाते हैं। SI मात्रक आता है इसका कूलम्ब, CGS मात्रक आता है इसका स्टेट कूलम्ब, और विद्युत चुंबकीय मात्रक आ जाता है इसका एब्सोल्यूट कूलम्ब। इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है, संबंध भी होता है कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 3 गुणा 10 की घात 9 ESU, या 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि आपको पूछ ले कि विद्युत आवेश के SI मात्रक, CGS मात्रक और विद्युत चुंबकीय मात्रक में क्या संबंध होता है। तो आप यहां से बता सकते हो कि एक कूलम्ब जो आवेश है उसका मान होता है 3 गुणा 10 की घात 9 ESU, या 1/10 एक एब्सोल्यूट कूलम्ब। अगर मैं ये हटा दूं सिर्फ इन दो की बात करें तो एक कूलम्ब बराबर 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब, और अगर इन दो की बात करें तो एक कूलम्ब बराबर 3 गुणा 10 की घात 9। ये अपने पास आवेश के मात्रक आ जाते हैं किसके, किस पद्धतियों में, SI पद्धति में, CGS पद्धति में, और विद्युत चुंबकीय मात्रक इसका लिया जाता है। इसकी विमा देखिए, आवेश की विमा इस फॉर्मूले से अपन लेंगे। देखो I के लिए अपन विमा लेते हैं A1, और टाइम के लिए लेते हैं अपन T1। तो अगर आप याद करना चाहो तो इसकी विमा आ जाएगी आपके पास A1 T1, और अगर इसको मास के साथ भी लेना चाहो तो M0 L0 A1 T1, ये इसकी विमा आती है। तो आपको आवेश का विमीय सूत्र मिल जाता है M1 M0 L0 A1 T1।
तो ये आवेश के मात्रक और विमाएं होती हैं। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आवेश के गुण धर्म और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल।